स्वागत चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर सरकारी न्यूज चैनल पर बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं। एंकर के खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध किया गया है। दोस्तों बताएंगे सरकारी चैनल दूरदर्शन के बाहर पहुंच गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक बार फिर से जोरदार तरीके का बवाल और जमकर तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और क्यों भड़के हुए हैं कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता। दोस्तों इसी के साथ में दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों से उठने लगी है परिसीमन के मामले को लेकर जोरदार तरीके की मांग। दोस्तों और बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते बताते 8वीं फेल को बना दिया मुख्यमंत्री। अब भाजपा के लोग लगे हैं बचाव करने के लिए। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या राजनाथ सिंह के बेटे की विधायकी का पोस्ट जाने वाला है। दोस्तों बताएंगे ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी ने दी है बड़ी चुनौती। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी अपने पुराने रूप में लौटती जा रही है और गर्म दल वाली कांग्रेस लौट रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन के एक पत्रकार अशोक श्रीवास्तव है। दोस्तों अशोक श्रीवास्तव ने एक डिबेट के दौरान यानी न्यूज कार्यक्रम के दौरान सावरकर की जमकर तारीफ करते हुए राहुल गांधी का जमकर अपमान कर दिया। दोस्तों बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को सावरकर के जूते की धूल नहीं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता जोरदार तरीके से भड़क गए। दोस्तों और 13 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दूरदर्शन के दफ्तर के बाहर दिल्ली में जाकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। दोस्तों इसके बाद बीते दिन 14 तारीख को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर पहुंचे और जमकर बवाल काटा गया। आपको बता दें कि दूरदर्शन के कार्यालय के बाहर उठाकर कूलर पटकते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता दोस्तों, और गेट के ऊपर चढ़कर जैसे तैसे गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा है और जमकर तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो लगातार आने वाले दिनों के अंदर भी प्रदर्शन करेंगे जब तक दूरदर्शन के लोग माफी नहीं मांगते नेता विपक्ष का अपमान करने के लिए। और अशोक श्रीवास्तव जिसके पारिवारिक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जाते हैं और सरकारी चैनल पर ये एंकर पूरी तरीके से सरकार का चाटुकार बनकर काम करता है दोस्तों, और ऐसे में सरकार की चाटुकारिता करे इससे कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नेता विपक्ष का अपमान तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये तो लिमिट पार करने वाली बात है और नेता विपक्ष का अपमान करके कहीं ना कहीं नेता विपक्ष की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और जमकर बवाल किया गया है दोस्तों। और लगातार 2 दिन से बवाल देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन और तेज किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों अशोक श्रीवास्तव और दूरदर्शन चैनल से जब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता माफी नहीं मंगवाएंगे तब तक पीछे नहीं हटने वाले हैं, खुलकर बोल रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ता सुपर एक्टिव है दोस्तों, मामला एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी इस मामले पर समझौता नहीं करेगी और युवा कार्यकर्ता तो एकदम एग्रेसिव तरीके से अपने नेता की छवि के खिलाफ बोले गए शब्दों को लेकर जोरदार तरीके से विरोध जता रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं अगर आप भी मानते हैं कि अशोक श्रीवास्तव और पूरे दूरदर्शन को माफी मांगनी चाहिए और अशोक श्रीवास्तव को भाजपा सरकार को जल्द से जल्द एंकरिंग के पोस्ट से हटाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 16 से 18 अप्रैल के बीच में महिला आरक्षण को लेकर बुलाए जा रहे एक संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने कहा था कि यह महिला आरक्षण का मामला नहीं है, यह परिसीमन का मामला है। यानी देश के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है और 2011 के जनगणना के आधार पर बढ़ाई जा रही है, जबकि 2027 में जो जनगणना के रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की सरकार एकदम हड़बड़ी में है कि परिसीमन कर दिया जाए 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही, और इसे तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है दोस्तों। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जोरदार तरीके का प्रदर्शन दक्षिण के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। सड़कों पर भी हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार के बीजेपी वालों को बोला कि तुम 9वीं फेल बोल रहे थे, अब 7वीं पास को तुम्हारा मुख्यमंत्री बना देते हैं और अब जनता के सामने जाकर बोलो कि 9वीं फेल छोटा होता है और 7वीं पास बड़ा होता है। कुल मिलाकर बिहार बीजेपी वालों के साथ में मोदी और शाह ने जोरदार तरीके का भद्दा मजाक कर डाला दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि बिहार के अंदर 15 साल राष्ट्रीय जनता दल में, 3 साल जनता दल यूनाइटेड में बिताने वाले और मात्र 9 साल से भारतीय जनता पार्टी में मौजूद नेता सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी के पास 7वीं पास करने के बाद एक डिग्री थी, यानी PFC नाम की डिग्री थी दोस्तों, प्री फाउंडेशनल कोर्स, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी घोषित कर दिया। और ये बहुत ही अजीब तरीके की डिग्री थी दोस्तों, यानी अगर कोई 8वीं पास ना करे, 10वीं पास ना करे, 12वीं पास ना करे, फिर भी वो सीधे ग्रेजुएशन और MA कर सकता है। ये PFC नाम
का प्री फाउंडेशनल सर्टिफिकेट कोर्स था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये तो इलीगल था पूरा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने ना तो 8वीं पास की, ना 10वीं पास की, ना 12वीं पास की, यानी 7वीं पास बीजेपी का नेता आज बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है। दोस्तों जब मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस डिग्री को रद्द कर दिया। डिग्री कोर्स को रद्द करते हुए डिग्री के आधार पर जितनी नौकरियां ली गई थी, यानी पीएफसी के नाम पर जितनी डिग्रियां हासिल करके नौकरियां ली गई थी, उन सारी नौकरियों को खत्म कर दिया दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद सम्राट चौधरी की नौकरी नहीं गई। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के पोस्ट से नहीं हटाया गया। लेकिन सम्राट चौधरी क्योंकि 7वीं पास है और भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों, तब बीजेपी के लोग गली गली मोहल्ले में जाकर बोलेंगे कि 9वीं फेल तेजस्वी यादव सरकार नहीं चला सकते, क्योंकि वो 9वीं फेल है और वो क्रिकेट खेलते थे और उनका ध्यान क्रिकेट पर था। उन्होंने क्रिकेट में आईपीएल की टीम तक में अपना नाम हासिल किया, रणजी ट्रॉफी के मैच भी खेले, यानी क्रिकेट में उनका दबदबा था और पूरा ध्यान क्रिकेट में था। इसके बावजूद बीजेपी के लोग कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जबकि क्रिकेट में जितना नाम तेजस्वी यादव ने कमा लिया उतना बीजेपी का कोई नेता नहीं कमा पाएगा दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव डंके की चोट पर बोलते हैं कि उनका ध्यान क्रिकेट की तरफ था और उन्होंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट में मुकाम कुछ हासिल करने की कोशिश की और हासिल किया भी। लेकिन बीजेपी के नेता जो मुख्यमंत्री बन रहे सम्राट चौधरी दोस्तों, ये तो एक तो 7वीं पास है, दूसरा ये मंत्री के बेटे होकर केवल 7वीं पास है और पढ़ाई के सिवा कहीं और भी इनका मन लगता तो मानते कि हो सकता है पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहा हो, अलग अलग चीजों में काम में निपुणता हो, स्पोर्ट के अंदर ही आगे चले गए होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यानी एक ही काम था इनके पास पढ़ाई करने का और एक छोटी सी डिग्रियां हासिल करने का, वो भी नहीं कर पाए और मंत्री का बेटा होने के बावजूद नहीं कर पाए। तो इससे पता चलता है कि अब भाजपा वाले 7वीं पास व्यक्ति को दिन रात सबसे बड़ा नेता बताने की कोशिश करेंगे, यानी भाजपाइयों का काम और ज्यादा बढ़ चुका है। मोदी और शाह ने अच्छा मजाक किया है भाजपाइयों के साथ में दोस्तों। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की कुर्सी जाने वाली है दोस्तों, यानी हो सकता है कि इस बार विधायकी के चुनाव में पंकज सिंह की जगह शालिनी सिंह को मैदान में उतार दिया जाए, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह आजकल नोएडा के अंदर काफी ज्यादा सक्रिय है दोस्तों। नोएडा के विधायक के तौर पर काम करने को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देती है और लगातार नोएडा से जुड़े मामले को लेकर बार बार कोई ना कोई बयान देती रहती है। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में नोएडा में चल रहे जोरदार तरीके के बवाल को लेकर भी शालिनी सिंह मैदान में कूदी है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए नोएडा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस के सिस्टम को उन्होंने फेल बताया है। बयान जारी करते हुए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पर भी निशाना साध रही हैं दोस्तों। और ऐसा लग रहा है कि नोएडा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और ब्रजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी के भी अच्छे साथ में संबंध है दोस्तों, यानी अच्छी खासी बातचीत है अखिलेश यादव के साथ में। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो शालिनी सिंह हो सकता है कि सपा की टिकट से चुनावी मैदान में उतर जाए। अगर ऐसा होता है तो पंकज सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और जोरदार तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि इधर योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, उधर बीजेपी के शासित राज्य उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर जोरदार तरीके का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। इसी पर चुटकी लेते हुए टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी जल रहा है और योगी बाबू बंगाल आकर कह रहे हैं कि बुलडोजर चलता रहेगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस बार बंगाल पर कब्जा करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इतनी बेशर्मी सरकार कभी नहीं देखी जितनी बीजेपी की केंद्र सरकार हो गई है और बंगाल में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के मामले को लेकर भी ममता बनर्जी काफी बुरी तरीके से भड़की हुई हैं दोस्तों। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रही और बंगाल में आकर ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल में हम बुलडोजर शासन लेकर आएंगे, जबकि बंगाल के लोगों को ऐसा कोई भी शासन नहीं चाहिए जो बंगाल की आम जनता के खिलाफ हो और इसीलिए बुलडोजर नीति का पूरी तरीके से ममता बनर्जी विरोध कर रही है और बात एकदम सही भी है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें नोएडा के अंदर अभी भी लगातार विरोध जारी है दोस्तों। 2 दिन बैक टू बैक विरोध देखने को मिला। आपको बता दें कि पहले 13 तारीख को जोरदार बवाल हुआ, फिर 14 तारीख को बीते दिन भी लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध करते हुए नजर आए। सेक्टर 121 के अंदर हंगामा हुआ, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई दोस्तों और सेक्टर 80 में भी पत्थरबाजी हुई है। तो नोएडा के अंदर अलग अलग सेक्टर में लगातार विरोध जारी है और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार और शासन व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल उठते हैं दोस्तों। खासकर जो नोएडा की डीएम है यानी मजिस्ट्रेट है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है दोस्तों मेधा रूपम, उनके काम करने के तरीके को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को सांसदों के साथ संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा साझा किया है। दोस्तों ये महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन है जिसका इस्तेमाल लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना है। ये बिल राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधा चुनाव द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 815 करने वाला है, जबकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश की 35 सीटें होंगी, यानी आंकड़ा 850 का होगा। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस तरीके के चुनाव होंगे ये देखने वाली बात है। क्या नॉमिनेटेड लोग होंगे या फिर इलेक्शन के माध्यम से लोगों को चुनकर भेजा जाएगा? अभी तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नॉमिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यानी नियुक्ति की जा सकती है और गवर्नर अपने हिसाब से यानी एलजी अपने हिसाब से नियुक्त कर सकते हैं। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अब जो ये संख्या बढ़ने जा रही है, सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि दक्षिण भारत के कितने राज्यों के अंदर कितनी सीटें बढ़ेगी और क्या उत्तर भारत के अंदर जो सीटें बढ़ेगी जिस अनुपात में बढ़ेगी, क्या उसी अनुपात में दक्षिण भारत के अंदर भी सीटें बढ़ाई जाएगी या फिर दक्षिण भारत के साथ में अन्याय होगा? क्योंकि अगर जनगणना की बात करें दोस्तों और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर भारत के अंदर जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ी है, जबकि दक्षिण भारत के अंदर जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। और इससे अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होगी तो उत्तर भारत में सीटों की संख्या बढ़ेगी और दक्षिण भारत में घटेगा। इसका मतलब देश की राजनीति में खासकर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। इसी बात को लेकर दक्षिण भारत के राज्य लगातार भड़के हुए हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र भारती की दोष स्थिति और उनकी विधानसभा सदस्यता को तत्काल रद्द किए जाने के बाद एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है दोस्तों। जिसमें 70 करोड़ रुपए के सौदे, धमकियां और कथित उच्च स्तरीय साजिश के सनसनीखेज दावे सामने आए हैं दोस्तों। भोपाल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारती ने अपनी सजा को मनगढ़ंत और हेर फेर से रची गई साजिश बताया दोस्तों। और पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा और सत्ताधारी बीजेपी पर उन्होंने उनके खिलाफ एक साजिश रचने का आरोप लगाया दोस्तों और बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए उनसे बार बार समझौता करने और पाला बदलने के लिए संपर्क किया गया था। यह जानकारी दी गई। भारती ने बताया कि मई 2024 में एक केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ने मुझसे मुलाकात की और नरोत्तम मिश्रा का संदेश देते हुए कहा कि अपने मामले वापस ले लो, बीजेपी में शामिल हो जाओ और तुम्हें किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे नुकसान का हिसाब लगा लिया है, मुझे 70 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। भारती ने आगे बताया कि उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जब वो जाने लगे तो मुझे बताया गया कि इसी मामले के जरिए तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, यानी ये धमकी जाते हुए दी गई थी। यानी नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के नेताओं पर एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है दोस्तों। यानी जिस तरीके से गुजरात के अंदर होता है, नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं ताकि चुनाव ही ना हो और विपक्ष खड़ा ही ना हो पाए। और जब विपक्ष का कोई नेता पार्टी के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे सत्ता परिवर्तन होगा? और इसके बाद आप लोग जानते हैं कि फायदा किन लोगों को होने वाला है दोस्तों। ऐसे में एक चीज तय है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को भी गुजरात बनाना चाहती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया है दोस्तों और उन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सोमवार को दिल्ली में पकड़ा गया। ईडी की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म यानी आईपैक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाती है और बी चुनाव में उनके कई सारे लोगों पर कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीते 10 दिनों के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई आईपैक के ऊपर हुई है, खासकर ईडी और केंद्रीय एजेंसियों ने जो छापेमारी और तरह तरह की कार्रवाइयां की है, ये एक पूरे प्रायोजित सिस्टम के तहत किया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाए रखा जाए और चुनाव के बीच में लगातार तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के मातर से पूर्व विधायक केसरी सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी में औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की शपथ ली है और कांग्रेस में शामिल होने के बाद केसरी सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि वे निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। केसरी सिंह ने कहा कि कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई हर जिम्मेदारी को वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उनके अनुसार उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस उनके क्षेत्र में होने वाले सभी चुनावों में जीत हासिल करेगी। यानी 88,000 के आसपास वोट इकट्ठा किया था इन्होंने जब ये चुनाव लड़े थे और अब ये कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए हैं, तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत नेता सामने आए हैं दोस्तों। साथ साथ
14 अप्रैल को यानी बीते दिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उनके राजनीतिक सचिव नसीर अहमद को मंगलवार को पोस्ट से हटा दिया गया है। उन पर आरोप यह है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर दावणगेरे दक्षिण के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार समर्थ शमनूर के खिलाफ उन्होंने काम किया। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के एमएलसी नसीर अहमद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के करीबी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने की एक बड़ी साजिश की और जब ये बात पता चला तो उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कांग्रेस पार्टी को यह सीट जीतनी है दोस्तों, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ पर लगभग 30-35% के आसपास मुस्लिम आबादी है, तो अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलेगा तो कांग्रेस यहाँ पर आराम से जीत जाएगी। लेकिन कोशिश की गई कि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट ना मिले और एसडीपीआई यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, तो एसडीपीआई को वोट ट्रांसफर करवाया गया, यानी मुस्लिम वोट ट्रांसफर कराया गया ताकि कांग्रेस पार्टी को हार हो जाए, कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाए। और ये काफी बड़ी साजिश का एक मामला सामने आया। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा ने बंगाल चुनाव में हार को जैसे औपचारिक रूप से मान लिया हो, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर जो अपडेट आती है दोस्तों वो ये कि 2 अप्रैल को ईडी ने हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु के अंदर आईपैक के दफ्तरों पर छापेमारी की। 3 अप्रैल को ईडी ने देबाशीष कुमार से पूछताछ की और 6 अप्रैल को ईडी ने मौजूदा मंत्री सुजीत बोस को समन भेजा। 8 अप्रैल को ईडी ने मौजूदा मंत्री रतिन घोष को समन भेजा। 11 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को नोटिस भेजा गया और छापेमारी की गई। 13 अप्रैल को ईडी ने आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है दोस्तों की चुनाव का टाइम चल रहा है और पार्टी अपने काम में लगी हुई है, तृणमूल कांग्रेस प्रचार में लगी हुई है और उसके रणनीतिकार प्रचार के लिए पूरा सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं और उनको भी परेशान एक अलग लेवल पर किया जा रहा है, जो काफी खुला ऐलान है कि बीजेपी वाले बैकफुट पर है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम ये करना चाहिए कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार और तमिलनाडु को लेकर अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए और पार्टी के नए नए नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि बीजू जनता दल की जगह वो उड़ीसा के अंदर ले। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी के पास मौका है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करके उसे कई सारी सीटें छीनी जाए। जबकि बिहार के अंदर अब कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर दौर में है दोस्तों, तो पार्टी के पास विस्तार करने का एक मौका है, नई रणनीति के साथ मैदान में उतर सकते हैं। बल्कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अकेले भी अपना विस्तार करने के लिए प्रयास कर सकती है। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को विस्तार करने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये वो राज्य जरूर है जहां कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ हेमंता बिस्वा शर्मा को लग रहा था कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को डरा देंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा अपने घर में जाकर बैठ जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी अन्य आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों पवन खेड़ा कई दिनों से गायब चल रहे थे, लेकिन अब फिर से एक नए डॉक्यूमेंट के साथ आने वाले हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि एआईसीसी मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और के जो हेड है पवन खेड़ा, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। आने वाले दिनों के अंदर वो हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कई बड़े खुलासे करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में नजर आने वाले हैं और राहुल गांधी ने भी उनका पूरी तरीके से समर्थन किया था। ऐसे में हेमंता बिस्वा शर्मा इतने ज्यादा भड़के हुए हैं कि उन्होंने पहले तो पुलिस भेज दी, उसके बाद पुलिस वालों को सुप्रीम कोर्ट भेजा कि बेल को कैंसिल करवाया जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एंटीसिपेटरी बेल मिला हुआ था दोस्तों। ऐसे में आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी दोस्तों। और देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को देश आगे लेकर चलेगा और ये पूरी शक्ति के साथ में हम आखिरी दम तक उनके विचारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान नहीं बल्कि न्याय, समानता और समान पर आधारित एक सशक्त भारत का सपना दिया है, लेकिन आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत और हमारे संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर जिस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया और राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल से भी एक बड़ा मैसेज भेजा है, ये अच्छी बात है कि देश के अंदर सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में अलग अलग रैलियां की जा रही है और अलग अलग कार्यक्रम किए गए। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर अलग अलग कारखानों में किए जा रहे श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन पर हवाला देते हुए कहा कि मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें बोझ समझ लिया है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने मजदूरों का समर्थन करते हुए दावा किया कि सरकार ने पिछले साल 4 श्रमिक संहिता यानी लेबर कोड बनाए थे और जल्दबाजी में बनाए थे और काम के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया था और श्रमिकों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। एक पर पोस्ट करते हुए
हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोएडा की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। उन्होंने कहा कि नोएडा में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी बढ़ाया नहीं गया और इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, उनके द्वारा आक्रोश प्रकट किया जा रहा है, ये उनका अधिकार है। और राहुल गांधी लेबर कोड के मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आए। दोस्तों साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को बिहार में पूरी तरीके से सजा दिया गया, जबकि जो दूसरा दफ्तर जनता दल यूनाइटेड का था वहां पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से खुश नहीं है दोस्तों। और कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को पता है कि सम्राट चौधरी बाहर से आए हुए नेता है, जो बीजेपी के खुद के संघ के पाले हुए नेता नहीं है, और इसीलिए उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज क्लियर है कि आप पूरी जिंदगी बीजेपी में बिताओगे तभी भाजपा आपको मुख्यमंत्री के पोस्ट तक नहीं पहुंचाएगी, और मुख्यमंत्री का पोस्ट उसी को मिलेगा जो बीजेपी के समीकरण को सही से सूट करेगा और जो गुजरात के दो नेता मोदी और शाह के आधार पर काम करेगा। ऐसे में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बहुत गलत मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है, कैडर में भेजा है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ और होता है दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैकवायरी के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद देश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है, लेकिन कंपनियों को इससे नुकसान हो रहा है। सबको पता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण तेल के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, और जैसा राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि जल्द आम जनता का भ्रम टूटेगा, और बीजेपी वाले जो अब तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 1 रुपए नहीं बढ़ाया, वो तुरंत तगड़े दाम बढ़ाने वाले हैं। और जो रिपोर्ट है दोस्तों उसमें दावा किया जा रहा है कि 1-2 नहीं बल्कि पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जो अपने आप में अप्रत्याशित नजर आएगा। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और 3 मुफ्त का सिलेंडर बीजेपी तमिलनाडु के अंदर देगी। दोस्तों तमिलनाडु में बीजेपी ये वादा कर रही है, और लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली वाले जल्दी से भागकर तमिलनाडु पहुंचो, हमारे पैसे और फ्री वाले सिलेंडर तमिलनाडु में बट रहे हैं, वहां पहुंच गए हैं, जल्दी करो। यानी इन सारे राज्यों में बीजेपी ने वादा किया था और कहीं नहीं दे पा रही है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जुड़ता है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए बहुत।